तो बेटा ये हमारे पास जो है ये है हमारा लेक्चर 4 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और अभी जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले हो चुका था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। उस कांस्टेंट रेशियो को हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। तो अभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उसमें ये भी बता दिया था कि अगर तीन टर्म जीपी में हो एबीसी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है ना। बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू पहला वाला इंटू लास्ट वाला। तीन टर्म लेट करने हो, तीन टर्म अगर हमें लेट करने हो जीपी में तो भी मैंने बताया था कैसे लेट करने हैं। तीन टर्म अगर एपी चार टर्म अगर जीपी में लेट करने हो तो भी मैंने बता दिया था कैसे लेट करना है ना। देखिए उसमें मैंने बताया था इन्फिनिटी जीपी तभी एग्जिस्ट करता है अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, अदरवाइज इन्फिनिट जीपी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, जब कभी आपको सिग्मा में कुछ लिखा करे ना बेटा तो सिग्मा को ओपन कर लिया कीजिए, तो कोई ना कोई सीरीज दिख सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, सिग्मा s इक्वल टू 1 से n, डेल्टा आर एस 2 की पावर r 3 की पावर s। इसने आगे भी लिखा है वेयर डेल्टा की बेटा वैल्यू बताई है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी इफ r नॉट इक्वल टू s, इसकी वैल्यू 1 होगी इफ r इक्वल टू s, ठीक है बेटा। तो इस तरह से कुछ हमें जो है इसने दिया हुआ है। अब अगर आप आगे देखें बेटा, सबसे पहले सिग्मा को ओपन किया करो। अच्छा दूसरी बात, अगर कभी आपको ऐसी फीलिंग आए कि बेटा सिग्मा डबल है तो पहले एक सिग्मा को ओपन करो फिर दूसरे सिग्मा को। मान लीजिए मैंने बेटा बाहर वाले सिग्मा को ऐसे ही रखा रहने दिया, जो अंदर में आपने ये लिखा हुआ है ये इस सिग्मा को इतने को मैंने ओपन किया अंदर में, तो इतने को जब मैं ओपन करूंगा बाहर वाले सिग्मा के अंदर जाके तो बेटा आर एस एस है इसमें सिर्फ, तो एस को पहले 1 पुट करोगे आप तो कितना हो गया ऐसे, फिर s को 2 पुट करोगे बेटा, फिर बेटा s को 3 पुट करोगे, चलता जाएगा बेटा ऐसे। और लास्ट में क्या पुट होगा बेटा, s की वैल्यू सबसे लास्ट में क्या है n पुट कर दो, तो डेल्टा आर एन 2 की पावर r इंटू 3 की पावर n, ऐसा है। ठीक है भैया, देखें देखिए अब बेटा मैं आर अब इस पूरे को एक टर्म समझो, इस पूरे को एक टर्म समझो और इस वाले सिग्मा को आप ओपन करो। तो पहले हर जगह क्या होगा, आर की जगह पे 1 रखा जाएगा, फिर हर एक जगह पर आर की जगह पे 2 रखा जाएगा, ऐसे ही होगा। तो आर की जगह पहले मैंने 1 पुट किया, हर जगह पे आर की जगह 1 पुट किया बेटा, ऐसे आ गया, हर जगह पे पुट होगा क्योंकि सारे का सारा एक टर्म सिग्मा के अंदर है ना, सारे का सारा, तो सारे को एक टर्म समझनी पड़ेगी हमें, जैसे सिंगल टर्म। आर की जगह मैं 1 पुट करता जा रहा हूं, वन पुट हो गया, प्लस अब क्या करूंगा बेटा मैं, अब आर की जगह पे 2, यही होता है ना, आर की जगह पहले मैंने 1 पुट कर दिया हर जगह पे, प्लस आर की जगह पे 2 पुट करूंगा, सिग्मा तो ऐसे ही खुलता है, 2 पुट करो बेटा, 2 2 पुट होता जा रहा है यहाँ पे, है ना, हर जगह पे एस की जगह पर। तो ये हो गया कितना 2n और g 2 की पावर 2 3 की पावर n, ऐसे 3 पुट होगा। कहां तक चलूंगा मैं, लास्ट वाला लिख देता हूं ऐसे डॉट 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 करके, ऐसे n तक पुट करूंगा। तो r को n पुट कीजिए लास्ट में, ये ऐसा हो गया।
कुछ ऐसा दिख रहा है बेटा। सारे सिग्मा खुल गए, तो मतलब समझ गए 2 सिग्मा को कैसे खोलते हैं, पहले अंदर वाले को खोल लो फिर बाहर वाले को खोल लो। अच्छा उसके बाद बेटा इसने कुछ बोला था मुझे, इसने बोला था डेल्टा आर एस की वैल्यू दी थी, इसने बोला था कि अगर आर और एस इक्वल ना हो तो डेल्टा की वैल्यू को 0 रखें, और अगर आर और एस इक्वल हो तो 1 रखें। आर और एस था क्या, डेल्टा के जो इंडेक्स है आर एस। तो बेटा देखिए इक्वल वाले को 1 रखना है, तो एक तो इक्वल ये है 1 1 2 2 ये इक्वल है, ऐसे अगले वाले में 3 3 वाला इक्वल रहा होगा यहाँ पे, ऐसे बेटा चलते चलते यहाँ पर n n इक्वल हुआ। ठीक है, तो इनकी जगह पर तो 1 रखा जाएगा, बाकी जगह पर देखिए, बाकी जगह पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। बाकी जगह पर देखिए बेटा जैसे ये 1 2 है तो अलग अलग हो गया ना आर एस, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, इसकी जगह पर भी 0, यहाँ भी डिफरेंट है 1 इंटू 1 n 0, यहाँ भी इसका इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है 2 1 तो 0 2 3, यहाँ भी डिफरेंट है तो 0 वैल्यू है ना, साफ साफ बोला हुआ है कि अगर आर और एस इक्वल ना हो तो वैल्यू 0 रखें डेल्टा की। 2n ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी डिफरेंट है ये भी 0, यहाँ भी डिफरेंट है ये भी 0। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि सब 0 हो जाएंगे, बस ये एक लाइन बची रहेगी, एक ये वाली 2 2 3 3 4 4 ऐसे n n तक ये बचा रहेगा सिर्फ। तो मतलब सिर्फ हमारी ये वाली सीरीज बच गई, एक ये वाली टर्म बच गई, इसमें से ये वाली टर्म बची रही, बाकी तो सब इंटू 0 के इंटू में आके खत्म हो गए ना। ऐसे यहाँ पर ये बची रही, तो इनको बची हुई को अलग लिख देता हूँ। तो बची हुई को जब मैं अलग लिखूंगा तो डेल्टा 1 1 की जगह पे तो क्या लिख दिया बेटा मैंने 1 1, तो क्या बचा 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ये बची हुई थी, तो डेल्टा 2 2 की जगह तो बना गया, ये हो गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, चलता जा रहा है बेटा ऐसे, और लास्ट में क्या हो जाएगा ये 2 की पावर n 3 की पावर n। और बेटा ये 2 इंटू पावर सेम है, 2 इंटू 3 को 6 लिख दो, 6 की पावर 1 6 की पावर 2, नेक्स्ट क्या होगा 6 की पावर 3, और कहाँ तक चल रहे हैं बेटा हम लोग 6 की पावर n। बेटा ये जीपी हो गई है ना, देखो 6 की पावर बढ़ती चली जा रही है, 6 का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, जो 1 से n तक जा रहे हैं। तो क्या सम हो जाता था इसका जीपी का, पहला टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस n, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गया -6 अपॉन 5 इंटू 1 माइनस 6 की पावर n, ये बेटा मेरा आंसर हो गया। तो मतलब सिग्मा से हम बेटा डरेंगे नहीं, ये आपको समझ में आ गया। आगे चले बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला है यूज infinite series to compute rational number corresponding to 0.423 बार। ठीक है भैया, सिर्फ 2 3 पे है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे हम इसको सॉल्व किया करेंगे। सबसे पहले तो बेटा इतना किया करो, देखो इनफाइनाइट सीरीज का मुझे यूज करना है इसको फाइंड करने के लिए। सबसे पहले जितने पर बार है उसी को सिर्फ बचाए डेसिमल के बाद, बाकी को पहले लिख लें। जैसे 0.400 प्लस 0.023 बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप समझ रहे हैं बेटा बात को, कि पहले क्या करें आप जो जितने पे बार है उसको अलग कर लें, रिमेनिंग को अलग कर लें, इनको ऐड करके वही आएगा ना बेटा। अब और देखिए आगे 0.400 को आपने ऐसे लिखा रहने दिया, और इसको इसका मतलब क्या यही है कि 0.023232323 चलता जा रहा है ऐसे। अब और देखिए, इसे तो चाहे तो आप जो है वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप ऐसे लिख लेंगे ना बेटा, इसे फ्रैक्शन के समथिंग अपॉन समथिंग करना होता है ना, तो ये हो गया मेरे पास कितना 4/10 प्लस, इसको अगर आप देखें बेटा तो जैसे ये क्या क्या लिखा हुआ है 0.023 प्लस, और देखिए 0.00023 प्लस 0.000
फिर से 0.023, फिर से 0.000000023। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनको सम करके यही आएगा, क्योंकि आपको पता है इस 23 से पहले एक जीरो है, इससे पहले 3 जीरो है, इससे पहले 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको और थोड़ा सिस्टमैटिक सोल्व किया आपने। बेटा 23 तो ले लो सब में से कॉमन, ये क्या बच गया 0.001, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 का क्यूब। ये क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट कितने के बाद है 5 के, तो ये क्या हो गया 1/10 की पावर 5 कॉमन आकर के। ये 23 तो कॉमन बाहर आ चुका, ये कितना हो गया बेटा 1/10 की पावर 7 चलता जा रहा है बेटा इन्फिनाइट तक। तो देखिए जरा कितना आ रहा है, इसे तो मैंने क्या लिख लिया बेटा, मान लो 2/5 लिख दिया, प्लस 23 ऐसे मल्टीप्लाई में रह गया। तो ये क्या हो गया, पहली टर्म तो क्या दिख रही है इसमें, ये 1/10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 1/10 स्क्वायर ऐसे हो गए। क्योंकि बेटा आप देखिए इसमें यहाँ a/1 माइनस आर होता है ना इसका सम इनफिनाइट जीपी का, और एक ही जगह क्या दिख रहा है 1/10 की पावर 3, और बेटा आर की जगह पर क्या दिख रहा है 1/10 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होता जा रहा था। तो ये मैंने a/1 माइनस आर लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, ये देखिए कितना आ रहा है 23। जब एलसीएम वगैरह लेंगे ना तो ये पता कितना हो गया 1/990 ये बचा। ठीक है, तो ये होगा 2/5 प्लस 23/990। इसको आप बेटा सॉल्व कर लीजिए, नीचे में एलसीएम लेंगे 990 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2 इंटू ये आ जाएगा बेटा 495 प्लस 23, और सिंप्लीफाई ये क्या इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, नहीं एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, 495 नहीं आएगा बेटा, ये आएगा ये इतना आएगा। अब इनको ऐड करके देखते हैं, ये 2 इंटू 8 6, एक बचा 2 इंटू 9 18 19 हो गया, 2 प्लस 23 अपॉन 990 9 1 3 990, ये कुछ ऐसा बचा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ गया। समझ गए बेटा, जबरदस्ती बोले इनफिनाइट सीरीज यूज करो इसको फाइंड करने में, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो बेटा आप सिर्फ क्या करें, डेसिमल के बाद में सिर्फ ये वाला बजाएं, इन पे बार लगा हुआ, सही है। उसके बाद उनको ऐसे एक्सपेंड करके लिख दें, और फिर क्या करें बेटा ऐसे अलग अलग लिख दें उनको, और फिर इसको कॉमन दे दें। ठीक है, और देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा फाइंड सम s इक्वल टू 9 प्लस 99 प्लस 999 चलता जा रहा है बेटा ऐसे, और कहां तक n टर्म्स तक। अब देखिए बेटा ये 9 वाले तो हम अभी कर लेंगे जिनमें 999 ऐसे आता है, और बाद में रिमेनिंग वाले करेंगे बाद में, वो उसके लिए हमारी स्पेशल सीरीज है। 99 वालों को आप एक काम क्या कीजिए, जब भी 999 वाली ऐसी सीरीज आए ना तो आप नियरेस्ट जो जस्ट बड़ा वाला 10 का मल्टीपल है उसकी फॉर्म में लिख लिया कीजिए। जैसे 9 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 10 माइनस 1, 99 को लिख सकता हूँ बेटा 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ बेटा 10 क्यूब माइनस 1 चूंकि 1000 माइनस 1। ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं बेटा n टर्म्स तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब और आगे देखिए 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब चलता जा रहा है ऐसे n टर्म्स तक, माइनस 1 1 1 सभी में ऐड होगा माइनस कॉमन आकर के, तो कितनी n टाइम्स है, तो 1 प्लस 1 n टाइम हो गया तो n हो गया बेटा। ये तो जीपी हो गई ना, ये 10 से 10 10 स्क्वायर इन सब का n टर्म का सम, तो a इंटू 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 10, ये जीपी का बेटा मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आपको दिख रहा होगा कितना हो रहा है, ये हो गया -10/9 1 माइनस 10 की पावर n माइनस n, ये बेटा आंसर हो गया। चाहे तो एलसीएम वगैरह लेकर के और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बेटा इसमें। तो समझ रहे हैं, जब भी 999 वाला आए तो नियरेस्ट जो है नियरेस्ट वैल्यू लिख के जस्ट बड़ी -1 लिख लिया कीजिए। और देखते हैं कभी कभी मान लीजिए ऐसे आए, फाइंड सम ऑफ
एस इक्वल टू 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 पर चलता जा रहा है कहाँ तक? वही एन टर्म्स तक। तो बेटा जब एन टर्म्स तक आए 99 वाला हो, मैंने क्या बोला? जस्ट बड़ा नंबर लिख के उसमें से माइनस कर लिया कीजिए। जैसे ये पता मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस 0.1, ये मुझे दिख रहा है बेटा 1 माइनस 0.01, ये मुझे दिख रहा है 1 माइनस 0.001। सीरीज चलती चली जा रही है एन टर्म्स तक। तो बेटा एक काम कर लेते हैं ना, ये 1 जो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 1 1 1 ऐड हो गया, एन टाइम हो गया, तो एन हो गया एन माइनस ये 0.1 का 1 ऐड होगा, 0.1 का मतलब 1/10 है, 0.01 का मतलब बेटा 1/10 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1/10 क्यूब है। चलता जा रहा है बेटा एन टर्म्स तक। एन टर्म्स तक चलता जा रहा है बेटा, इसका सम लिख दीजिए। जीपी दिख रही है 1/10 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वही a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो एलसीएम वगैरह लेकर के बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 1/9, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n, ऐसा हो गया बेटा। ठीक है, इसको आप जो है चाहे तो एलसीएम वगैरह लेके और मर्ज n के साथ मर्ज करके लिख देना। ठीक है बेटा, ये तो आपके कंट्रोल में ही है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखिए, देखिए तो ये समझ गए 99 वाले कैसे होंगे। अगर ऐसा है जैसे 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, तो बेटा ये वाले स्पेशल टाइप वाले स्पेशल सीरीज में आएंगे। सिर्फ 9 वाला हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते थे। और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए बेटा इसने लिखा है फाइंड द 4 सक्सेसिव टर्म्स, फाइंड द 4 सक्सेसिव टर्म्स of a GP of which the second term is smaller than the first by 35 and third term is larger then the fourth by 560। ठीक है भैया, देखते हैं। इसने बोला कि एक जो है जीपी है, सक्सेसिव टर्म्स जो है जीपी की, बड़ी नॉर्मल सी बात करता हूं, मैंने मान लिया लेट्स जीपी सॉल्यूशन में बेटा मैंने जीपी को नॉर्मल लेट किया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जैसे मैंने लेट करना बताया था 4 टर्म वैसे लेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये 4 टर्म ले ली बेटा, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये फोर्थ। अब इसने क्या बोला है कि सेकंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट, मतलब ए आर माइनस ए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, कितना है बेटा 35। ठीक है, और क्या बोला है बेटा, थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ, मतलब थर्ड टर्म इज लार्जर, मतलब ए आर स्क्वायर जो है माइनस ए आर क्यूब, कितना 560। इनको साइमल्टेनियसली चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं यहां से आर स्क्वायर, अगर मैंने यहां से कुछ कॉमन लिया बेटा, मान लीजिए माइनस आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ए आर माइनस ए बचेगा, इसकी वैल्यू बेटा यहां पर रखो 35, ये कुछ ऐसा हो गया, कितना हुआ ये 560। अच्छा और देखिए
यहाँ में कुछ गलत तो नहीं कर बैठे हैं। जैसे इसने बोला था बेटा सेकंड टर्म इज स्मॉलर, सेकंड टर्म छोटी है देन दी फर्स्ट। अरे सेकंड टर्म छोटी है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे ना, सो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे ना बेटा। ये गलती हो गई बेटा, a माइनस ए आर है, तो a माइनस ए आर है अगर ये, एक मिनट, तो a माइनस ए आर इतना है। यहां से बेटा सीधे सीधे आर स्क्वायर से कॉमन ले तो a माइनस ए आर बचा रह गया। a माइनस ए आर की बेटा यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, ऐसा कुछ हो गया बेटा। और देखिए ये 5 से कट गया बेटा, 5 इंटू 7 और ये 5 से कटा 1 1 2, 7 से भी कट रहा है क्या, 1 16, तो r इक्वल टू कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 4। सही है भैया, r इक्वल टू अगर प्लस माइनस 4 है मेरे पास तो दो r को एक बार 4 ले लेते हैं और एक बार जो है क्या ले लेते हैं बेटा, माइनस 4 ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने एक केस में जब r इक्वल टू 4 लिया, दूसरे केस में r इक्वल टू माइनस 4 लिया, r इक्वल टू बेटा अगर मैंने 4 लिया तो देखना कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पुट कर देता हूँ इसमें, है ना बेटा। तो a इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 35, a इक्वल टू आ गया इस केस में 35/3 माइनस का। ठीक है, अब इस वाले पे चलते हैं बेटा, सेकंड वाले पे। अगर यहाँ मैंने a इंटू 1 माइनस ऐसे लिया तो ये कितना आ गया बेटा, a इक्वल टू आ गया यहाँ पे 7। तो बेटा इन दोनों ही केसेस में पहले सीक्वेंस को हम लिख के देख लेते हैं कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगी उसी पर हम लोग जो है आगे चलेंगे। अब जैसे a इक्वल टू 35/-3 आ गया, ठीक है, पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी इस केस में, a इंटू आर है तो ये वाला r मल्टीप्लाई कराओ इसमें, r इंटू 35, कितना हो गया बेटा, r इंटू 35 हो गया, r 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, ऐसा कुछ हो गया। नेक्स्ट बेटा वो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, r का फिर से 4 का फिर से मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे कुछ हो गया। और माइनस समय चल रहा है, 4 का फिर से मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो गया 4 0, 4 से 24, 2 बचे, 4 5 20 और 2 22, ये कुछ ऐसा हो गया बेटा। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले पे, सेकंड वाले से क्या है रही सीरीज। अगर मैंने a इक्वल टू 7 लिखा बेटा, r इतना है, तो पहली वाली क्या हो गई, पहला 7 हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, a इंटू आर मतलब -28। नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो गया बेटा, फिर से 4 -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, इस बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसा हो गया। फिर से 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, -4 का, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये तो देखते हैं दोनों में से कौन सी सीरीज जो है मैं सेटिस्फाई कर रही है। इसने बोला था कि इसमें इस वाले केस में सेकंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट, तो इस कौन से वाले में सेकंड टर्म पहले वाले से छोटी है, इसमें भी छोटी है, इसमें भी छोटी है, सेकंड टर्म नेगेटिव में है ना, तो पॉजिटिव से छोटी नेगेटिव, इसमें इससे छोटी दूसरी वाली है जो कि नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसने बोला थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ, थर्ड टर्म इज लार्जर, थर्ड टर्म का है ये बड़ी है फोर्थ वाले से, यहाँ भी ये बड़ी है फोर्थ वाले से, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा दोनों ही हमारे आंसर वैलिड होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत है भैया। ठीक है, अब आगे चले, देखिए नेक्स्ट
एक बड़ी अच्छी सी बात बेटा आप ध्यान रखें स्टार मार्क करके कि अगर 3 नंबर दे दे आपको ABC आर इन AP सॉरी GP, तो आप क्या लिखते थे? B स्क्वायर इक्वल टू AC। अच्छा ABC आर इन AP लिखता था तो आप क्या लिखते थे? 2B इक्वल टू A प्लस C। अच्छा अगर ABC आर इन GP, देन ध्यान रखना है अगर इनका लॉग ले लिया जाए, log A log B log C, जो आपका मन करे वो बेस लगा देना, R in AP। मतलब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि अगर कुछ टर्म GP में है उनका log लेने पर वो AP में कन्वर्ट हो जाती है। सही है भैया, कोई दिक्कत? और ये दिख भी रहा है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये कैसे आया। जैसे B स्क्वायर इक्वल टू AC लिखा हुआ है, मैंने दोनों तरफ log लगा दिया। जैसे B स्क्वायर इक्वल टू AC था, मैंने यहाँ भी log लगा दिया, यहाँ भी log लगा दिया, तो देखना जरा क्या आ रहा है। 2 टाइम log B इक्वल टू log A प्लस log C, ऐसे हो गया। तो ऐसा नहीं दिख रहा कि 2 टाइम्स दिस इक्वल टू पहला प्लस लास्ट, तो log A log B log C इन AP। तो समझ रहे हैं बेटा कि अगर 3 टर्म GP में हो तो उनका log लेने पर वो किस में हो जाती है बेटा? AP में हो जाती है। इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। और आगे चलिए बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का नाम आपने सुना है? जैसे याद है पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, फिर अरिथमेटिक मीन देखा था। ऐसे पहले ज्योमेट्रिक हमने प्रोग्रेशन देखा, अब हम ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। तो देखिए बेटा, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं देखना, ज्योमेट्रिक मीन बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा, प्रोपोर्शनल मीन। ध्यान रखें बेटा, ये किसी भी चैप्टर में यूज कर लेता है, तो प्रोपोर्शनल मीन का मतलब ज्योमेट्रिक मीन ही है। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना हुआ 2 नंबर्स का A एंड B, तो बस क्या करें आप, AB की पावर 1/2 मतलब रूट AB। अगर मुझे 3 नंबर का निकालना हुआ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC, तो क्या करें बेटा आप, प्रोडक्ट करें A इंटू B इंटू C और उसकी पावर 1/3। सही है, वहां पर क्या करते थे, अरिथमेटिक मीन में ऐड करके अपोन करवाते थे, इसमें पावर में लेके जाते हैं 1 अपोन करके। और देखिए अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 A2 A3 चलता जा रहा है कहां तक बेटा, AN तक, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 कहां तक बेटा, AN, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/n। ठीक है, तो समझ रहे हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, बस प्रोडक्ट करो और पावर में 1/n लगा दो, उतनी ही। अब और आगे देखते हैं बेटा, आपको याद हो तो ज्योमेट्रिक मीन को हमने निकालना, जैसे अरिथमेटिक मीन पहले हमने निकालना सीखा था, और फिर हमने क्या किया था बेटा, फिर हमने किया था कि इंसर्ट करवाए थे ज्योमेट्रिक मीन कुछ 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ भी वो काम करेंगे, मतलब मेरा हेडिंग रहेगा बेटा, इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स GMs बिटवीन A एंड B। 2 नंबर दे दिए, उनके बीच में इंसर्ट करवाए ज्योमेट्रिक मीन। देखना जरा, अगर A इधर लिखो B इधर लिखो, बीच में कुछ नंबर लिख दो, G1 G2 G3 G4 चलता जा रहा है ऐसे, कहां तक बेटा, ऐसे GN तक। ठीक है, GN तक ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर ये कंप्लीट, अगर यहाँ A से लगा करके और B तक इसके बीच में 2 नंबर, ये N नंबर लिखने के बाद भी ये कंप्लीट GP में रहे, सभी मिला के GP बन गई। इफ दीज आर इन GP देन, इफ दीज आर इन GP देन बेटा ये हो जाएगा मेरे पास, देन G1 G2 G3 कहां तक, GN तक आर ज्योमेट्रिक मीन, आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स
बिटवीन ए एंड बी। कोई दिक्कत है भैया इसमें? देखें अब और आगे देखिए। अब इनको फाइंड कैसे करना है वो देखिए। एक बात बताइए बेटा, जब ये जीपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस जीपी में? बेटा n तो बीच में है तो आगे पीछे वाले हो गए, तो n+2 हो गया। अब b कौन से नंबर का टर्म है? लास्ट वाला n+2 नंबर का टर्म। n+2 नंबर का टर्म वैसे होता क्या है? पहला इंटू r की पावर 1 कम हो जाती है। n+2 नंबर का टर्म है तो n+1 ऊपर लग जाएगा। यहां से कॉमन रेशियो r कितना आ गया? b/a की पावर 1/n+1। तो ये तो हो गया बेटा इस जीपी का कॉमन रेशियो। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है? ये सीधे सीधे a दिख रही है। आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो है। अब आप कोई से भी नंबर का टर्म निकाल के दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पहला ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या हो जाएगा पहला ज्योमेट्रिक मीन? बेटा ये सेकंड नंबर का टर्म है ना, मतलब a इंटू आर होगा ना, तो कितना हो गया? a इंटू b/a की ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे ही और देखिए, अगर मुझे दूसरा ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो कौन सी टर्म है? वो तीसरी टर्म है। तो a इंटू b/a की पावर, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ar स्क्वायर। इधर लिख देता हूँ ar स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आ जाएगी पावर। तो बेटा ऐसे में किसी भी नंबर का टर्म जो है वो निकाल के दे सकता हूँ। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नेक्स्ट वाले में से मान लो तीसरा चाहिए, तो ये फोर्थ टर्म है, मतलब ar³ है। तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू b/a की पावर 3/n+1। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा ऐसे चलता चला जाएगा, हमारे पास रिजल्ट नहीं रटना है। आप बस इतना ज्यादा इतना ध्यान रख सकते हैं, कॉमन रेशियो ये होता है, पहला टर्म ये होता है। फिर जिस नंबर का जियोमेट्रिक मीन मांगे तो उससे उसी हिसाब से टर्म बता दो। मान लो पहला ज्योमेट्रिक मीन मांगे तो इसमें ओवरऑल जीपी में दूसरे टर्म बता दो। अगर बेटा सेकंड जीएम मांगे तो आप ओवरऑल इसमें तीसरे टर्म बता दो। ठीक है भैया, इस तरह से आगे चले। देखिए बेटा नेक्स्ट, हाँ यहाँ ऐसे आ जाता है, जैसे वहां पर क्या बोला था पता है कि अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए तो उनका सभी का सम बताइए। यहाँ बोल सकता है n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं तो बेटा उन सभी का प्रोडक्ट बताइए। सही बात है नहीं? सम भी पूछेगा हम तो भी बता देंगे, प्रोडक्ट मांगेगा हम तो भी बता देंगे। सही बात है, क्योंकि बेटा आप तो सीरीज देखिए, इनकी वैल्यूज आ गई ना, ये भी तो अपने आप में एक जीपी होगी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मुझसे बोला गया कि भैया प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन a एंड b, इनका प्रोडक्ट करना है सबका। और देखिए सबका प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू s, ये सभी में आएगा तो a की पावर n हो गई। ऐसे b, अब जब इन सबका प्रोडक्ट होगा तो बेटा दिस इंटू दिस सब पावर ऐड हो जाएंगी। तो b/a की पावर 1/n+1, 2/n+1, 3/n+1, चलते चलते कहां तक पहुंच गए बेटा? n/n+1। बेटा पावर जो है ऐड हो गई ऊपर में, है ना? तो ये a की पावर n और b/a की पावर जो है ना बेटा n/2 हो गया। जब ये सब इस सीरीज का सम होगा, n+1 नीचे में एलसीएम ले लेना और बाकी ऊपर का सब लिख देना। तो ये हो गया फाइनली मेरे पास ab की पावर n/2, मतलब मैं बोल सकता हूँ √ab की पावर n। तो कभी भी मुझसे बोलेगा दो नंबर है a एंड b, इसके बीच में n GM इंसर्ट करवाए हैं, आप उन सभी का प्रोडक्ट बताइए। तो आप क्या करेंगे? a और b का GM निकालें और उसके ऊपर में पावर n लगा दें। ये आप आदत डाल दें। ठीक है, जैसे आपको अगर am का ध्यान हो तो मैंने अगर बोला कि सम ऑफ n AMs बिटवीन a एंड b, तो n AM अगर इंसर्ट किए गए a और b के बीच में तो उनका सम क्या होता था पता है? n इंटू AM ऑफ a एंड b।
ऐसे ही अभी जो रिजल्ट आया है वो है बेटा, अगर मुझसे बोले कि प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन A एंड B, तो क्या करेंगे, GM ऑफ A एंड B और इसकी पावर में क्या हो गया n, ये कुछ ऐसा आ गया। कोई दिक्कत है भैया इसमें? ये रिजल्ट आप ध्यान रखें। क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंसर्ट 4 GMs between 5 and 160. Find these AMs, GMs, इनकी मतलब इनको फाइंड करो, इनकी वैल्यू फाइंड करो, and also give प्रोडक्ट ऑफ GMs। इन सब का प्रोडक्ट की वैल्यू भी बताओ और बेटा इनको अलग अलग फाइंड भी करो। तो बेटा अगर देखो सिर्फ प्रोडक्ट की बात आती तो हमें दिक्कत ही नहीं थी, मैं यहाँ कर लेता हूँ सॉल्व। अगर मुझसे सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ GMs 4 GMs बिटवीन 5 एंड 160, तो मैं क्या करूंगा, इनका दोनों का GM निकालूंगा, इनका प्रोडक्ट करके ऊपर में रूट और ऊपर में पावर क्या लगा दूंगा 4, n पावर लगती थी ना बेटा। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये हो गया मेरे पास एक रूट तो खत्म हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेरे पास 1 मिनट 5 16 पंजे 80 800 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। एक रूट से ऊपर की 2 पावर खत्म हो गई और ये हो गया 16, ये आ गया बेटा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम चलते हैं और आगे। अब दूसरी बात क्या बोली थी, इसने बोला था कि फाइंड करो इन GMs को जो इंसर्ट किए, तो क्या करेंगे बेटा, 4 और 160 के बीच में 4 GM इंसर्ट कर दूं, G1 G2 G3 G4। अब अगर वो आप और आगे देखें तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा, ये एक GP है, ये जो GP NG। अब बेटा अगर ये GP है मेरे पास तो इसका कॉमन रेशियो क्या होएगा, ध्यान आ रहा है कुछ? कॉमन रेशियो क्या था, लास्ट वाला अपॉन पहला वाला b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1, ये था बेटा। तो n+1 की वैल्यू कितनी, n है नंबर ऑफ GMs, तो 4 है तो n की वैल्यू n+1 हो गया 5, ये कट गया बेटा 4 से, तो 40 की पावर 1 अपॉन 5, ये कुछ ऐसा आ गया बेटा। आप देखिए और तो उससे G1 की अगर बात करें तो G1 क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड टर्म है ना इसमें, इस GP में, तो a इंटू आर। G2 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है, तो a इंटू आर स्क्वायर। G3 क्या हो जाएगा बेटा, AR3। G4 क्या हो जाएगा, 5वां टर्म AR की पावर 4, तो a हो गया 4 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी, आर कितना है, ये ना आर की वैल्यू, तो 40 की पावर 1/5 है ना। ये कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 40 की पावर 2/5, ये हो गया 4 इंटू 40 की पावर 3/5 और ये हो गया 4 इंटू 40 की पावर 4/5। तो ये सारे हमने GM भी फाइंड करके बता दिए। अगर वो बोले इस नंबर का GM बताओ, हम GM भी फाइंड करके बता देंगे। और बेटा हम जो है उनका प्रोडक्ट देना हो सिर्फ, तो सीधे रिजल्ट हमारे पास, ये GM निकालो नॉर्मल वाला, पावर में L लगा दो बेटा, कोई दिक्कत? ओके, और आगे चले थोड़ा सा देखिए और देखिए बेटा, मान लो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ AM बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। ध्यान रखना बेटा, AM और GM की जब बात होती है तो सिर्फ दोनों का साइन नंबर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ध्यान रखना सर, ठीक है। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। पॉजिटिव नंबर्स A एंड B
इज 15। फिर मुझे बोला गया है कि GM ऑफ A एंड B इक्वल टू 9, ठीक है। फिर इसने और क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, ठीक है बेटा। मतलब A और B फाइंड करो। मतलब इसने या तो जो बोला है वो करते जाओ। इसने बोला था AM इज 15, तो AM क्या होता है बेटा, A प्लस B बाई 2, तो ये 15 है। ऐसे ही GM क्या होता है, रूट AB, इसकी वैल्यू 9 है, तो AB इक्वल टू हो गया स्क्वायर करके 81, और बेटा ये कितना हो गया देखना जरा, A प्लस B इक्वल टू हो गया 30। बस एक एक करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। मान लीजिए मैंने बेटा लिखा B इक्वल टू 81 बाई A, इसको यहाँ पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा पता है, A प्लस 81 बाई A इक्वल टू 30। ये हो गया A स्क्वायर माइनस 30 प्लस 81 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है बेटा, 27 और 3 में हो गया, है ना। तो A माइनस 27 और A माइनस 3 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू या तो 3 ले लीजिए या 27 ले लीजिए। अगर मैंने लिया A को 3, तो B इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 81 बाई A, मतलब 81 बाई 3, तो ये कितना हो गया 27। और अगर बेटा हम लोगों ने जो है A को 27 ले लिया, तो B इक्वल टू कितना हो गया 81 बाई A, मतलब 3। तो मतलब एक जो है A और B में से एक को 3 रहना पड़ेगा और एक को 27। तो देन सो numbers are 3 and 27, ऐसे बेटा आप बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे, और कुछ ज्यादा नहीं है। और देखिए बेटा, एक यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, 5 स्टार। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये पहली बात है। और आगे ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन भी आएगा जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अभी मेन ये दो है, ठीक है, कि मतलब AM अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है किन्हीं भी नंबर्स का, सही है। तो और ये इक्वल कब होते हैं, एंड AM और GM इक्वल हो जाते हैं इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। मतलब अगर कुछ नंबर्स इक्वल है, उनका AM भी वही आएगा, उनका GM भी वही आएगा, उनका HM भी वही आएगा। सही बात है भैया। तो AM ग्रेटर देन GM कहाँ यूज होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ध्यान रखें। अभी देखिए, जैसे AM बेटा, AM जो है, AM में क्या यूज होता है, अगर मैंने बोला AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो AM में तो सम यूज होता है ना नंबर्स का, और इसमें क्या यूज होता है, प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट में रिलेशन निकालने के लिए भी ये बड़ी आसान चीजें हैं। जैसे सम या प्रोडक्ट में से एक की वैल्यू दी हो और दूसरे की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मांगी हो, मतलब यहां मैं लिख रहा हूं स्टार मार्क करके कि इफ सम और प्रोडक्ट, मतलब एनी वन ऑफ सम और प्रोडक्ट is given and we need to find maximum or minimum value of second one, then use this relation। तो थोड़ा जरा ध्यान से देखिए बेटा, मेरा मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये AM ग्रेटर देन GM वाला रिलेशन तब लगाना है जैसे सम और प्रोडक्ट, एक तरफ AM में सम यूज होता है और उधर प्रोडक्ट यूज होता है GM में। तो सम और प्रोडक्ट में से एक हमें पता हो और दूसरे की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तब हम इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो भी देखिए। मान लीजिए मैंने बेटा क्वेश्चन लिखा,
कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मान लीजिए मुझे लिख दिया 9, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। सही है भैया? तो जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू में पूछ ली और बेटा ये क्या दिया था मुझे, इसका सम दे दिया। तो समझ गए, सम और प्रोडक्ट में से एक को दे दे और दूसरे की वैल्यू मांग ले मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या करना, देखिए सम और प्रोडक्ट में बात चल रही है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की, तो यही करेंगे आप। वी नो दैट ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ए एम क्या हो जाएगा, ऐसा 3 है ना, तो ए एम ये हो गया और जी एम क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। बेटा इनका सम दिया हुआ था, उसकी वैल्यू रख दीजिए, ऐसा कुछ हो गया। बेटा ये दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा, 27। तो ए बी सी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 27, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी ABC इक्वल टू 27। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, और आगे चले, देखिए कुछ बार जुगाड़ होगा। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 एंड ABC are positive, then find maximum value of a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा देखिए, क्वेश्चन अक्सर ऐसे वाले आएंगे। आप एक बात बताइए, आप क्या करते थे, आपको एक भाई सम और प्रोडक्ट में जो है अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करें, एक को देते दूसरा मांगे, तो आप ये लगाते हो, है ना बेटा? आप क्या करते हो, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम कर देते हो। अब यहां पर जो है मेरे पास, यार अगर मैं इनका तीनों का ए एम लूँ तो ये यूज हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं तीनों का जी एम लूँ तो ए इंटू बी इंटू सी आएगा ना, ए स्क्वायर कैसे आएगा? तो ध्यान रखा करें, यहाँ जितनी पावर आपको चाहिए प्रोडक्ट में, उतनी जगह इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया करें। एक ही 2 पावर चाहिए तो एक को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करके लिखें। बी की कितनी पावर चाहिए, 3 पावर चाहिए, तो बी को बेटा 3 पार्ट में ब्रेक करके लिखें। 3 पार्ट में इक्वल में ध्यान रखना। तो b/3 b/3 3 टुकड़े हो गए। सी की कितनी पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए, तो सी को बेटा 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखें। इसको ऐसे लिखें, ए प्लस बी सी प्लस सी की बजाय ऐसे लिखें आप। जितनी उधर प्रोडक्ट में पावर चाहिए ना, उतनी जगह इक्वल पार्ट्स में आप ब्रेक कर दें। अब बताइए बेटा मुझे कि अब ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाइए इनमें, इन नंबर्स में जो नया वाला मैंने लिखा इनमें लगेगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जब बेटा मैंने लगाया तो ये कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है इस टाइम पे। तो इनका जब आप ए एम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस 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 अपॉन 7, ये ए एम हो गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम करेंगे सबका प्रोडक्ट, तो a/2 b/3 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 c/2 c/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7 लोग हैं तो 1/7, ऐसा हो गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू दी हुई थी हमें 3, तो 3/7 ये प्रोडक्ट हो गए कितने आ गए, a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 और ऊपर में बेटा 1/7 है। तो क्यों ना मैं ये 1/7 है तो उधर जाके पावर 7 कर देगा, तो ये 3 की पावर 7 अपॉन 7 की पावर 7 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 3, कुछ ऐसा हो गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 2 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए हो गई, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो ये हो गई। तो भैया आप जो है समझ रहे हैं कुछ बात को, क्या करना है, जितनी पावर चाहिए प्रोडक्ट में उतनी जगह ही इक्वल पार्ट में, ध्यान रखें इक्वल पार्ट्स में आप ब्रेक करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? और देखिए नेक्स्ट,
आपको एक इनएक्यूरेट एक रिलेशन ध्यान है बेटा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 देन 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c। ध्यान आ रहा है ये वाला? ये मैंने लिखा था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। a प्लस बी प्लस सी को मैं 180 बोलूं या फिर मैं बोलूं कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, बात तो एक ही होगी ना बेटा, उनका सम 180 हो जाएगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखें थोड़ा सा कि 10 वालों का प्रोडक्ट्स जो है वो सम के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि if in triangle ABC tan A plus tan B plus tan C इक्वल टू क्या हो गया 3√3, देन ट्रायंगल बिल्बी। ट्रायंगल बिल्बी के बाद बेटा वो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल्ड होगा या फिर नॉर्मल वाला होगा। नन ऑफ दीज लिख देता हूं। तो बेटा देखिए इनका सम दिया हुआ है, सम दिया है तो इनका प्रोडक्ट भी दिया है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के केस में जो है इनका सम 10 वालों का और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। ओके, तो AM ग्रेटर AM कितना आएगा इनका तीनों का 10A प्लस 10B प्लस 10C अपॉन 3, मतलब 3√3 अपॉन 3 इक्वल टू √3। ऐसे ही GM कितना आएगा बेटा 10A 10B 10C की पावर 1/3। तो कितना हो गया इन तीनों का प्रोडक्ट बेटा, सम और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं ना इसमें ट्रायंगल में, तो ये 3√3 की पावर 1/3 ऐसा हो गया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आपस में कट गई पावर, तो बेटा ये तो इक्वल आ गए, जो AM है वही GM है। तो और हम जानते हैं कि मैंने लिखाया था कि AM और GM इक्वल हो जाते हैं अगर नंबर्स इक्वल हो जाए। तो बिकॉज AM इक्वल टू GM, इसलिए 10A 10B 10C जो तीन नंबर हैं जिनका हम AM GM की बात कर रहे हैं तीनों इक्वल होंगे। इसका मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, एंगल्स इक्वल। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कई बार ये रिलेशन भी हमें यूज करना पड़ सकता है कि अगर AM और GM देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकलवाए एक दे और एक की दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू निकलवाए, तब तो आप AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाएंगे ही। लेकिन अगर बेटा ऐसा हो कि AM जो है हमारे पास जो AM और GM दोनों पता हो, यहाँ हमें सम भी पता था प्रोडक्ट भी पता था, क्योंकि प्रोडक्ट भी इसके इक्वल ही होता है। तो AM GM दोनों हमने निकाल लिए, AM GM अगर दोनों में निकाल लिए तो फिर बेटा क्या हो गया, इसने बोला कि भैया कैसे होंगे ट्रायंगल, तो AM GM इक्वल निकले, और इक्वल निकलता ही हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भैया ये जो है हमारे पास अगर AM GM इक्वल हो, ध्यान रखें बेटा, अगर हमारे पास AM और GM इक्वल हो तो हमारे पास जो है ऐसा रिलेशन आता है कि ये तीनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। 3 नहीं 4 10 कितने भी नंबर हो, अगर AM और GM इक्वल पता लग जाए तो सारे नंबर्स को आप इक्वल करवा देंगे। कोई दिक्कत है भैया इसमें? तो समझ गए, सम या प्रोडक्ट में से एक की वैल्यू दी हो और दूसरे की मैक्सिमम मांगी हो तो बेटा हम लोग जो है इस तरह से सॉल्व करते, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आएगा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया बेटा, AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग जो है बेटा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप स्पेशल DPP 1 और 2 लगा सकते हैं।
स्पेशल डीपीपी 1 एंड 2 लगा सकते हैं। ठीक है भैया, बाकी नेक्स्ट